भाई शांत हो जाओ। आप न्यू स्टूडेंट हैं, डेमो में है या एडमिशन हो गया? डेमो में हो गया, एडमिशन नहीं हुआ। हमारा एक टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल। भाई शांत हो जाओ। उसमें हमने, आप भी न्यू स्टूडेंट हो, उसमें हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स जो हैं वो हमने कर लिए। हाइड्रोजन भी आधा हो गया है। हम हाइड्रोजन पढ़ रहे थे, राइट? वही पढ़ रहे थे ना हम। तो हाइड्रोजन आधा हो गया है, ठीक है। तो साइंस बैकग्राउंड है, पढ़े है पहले, ठीक है। तो फिर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कहां तक कर लिया था हमने? ऑक्सीडेशन स्टेट तक कराया था बस। हेबर्स प्रोसेस हो गया था। हेबर्स प्रोसेस, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया वाला। अच्छा ठीक है। और एक्वारेजिया वो भी हो गया था, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन से जो हम एसिड का निर्माण करते हैं वो होता है एक H2SO3। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। अस का साउंड आएगा इसमें। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO5 इसको कैरो एसिड कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिस्कवरी कैरो भाई साहब ने की थी। आई बात समझ में? और फिर आ जाता है H2H2O7। भाई इसको ओलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलियम, ठीक। बहुत दिक्कत है तुझे। पेन कितनी देर तक पेन मांगेगा? एक विद्यार्थी बिना पेन और कॉपी के भिखारी के समान होता है, मांगता रहता है। तो कल खो गया, आज लिया नहीं। कैसा प्राणी है ये? एनडीए में जाएगा, कहेगा गन तो ले आया, गोलियां भूल गया। फिर स्वागत करेंगे वो तुम्हारा। पर सबसे पहली चीज यही होती है कि अपने हथियार पूरे रखो, ठीक है। और तुम अपने हथियार तो घर छोड़ के आ रहे हो, कैसे काम चलेगा? क्या हो गया बुआ भतीजी? डेमो आगे आ जाओ बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? लक्ष्य, दक्ष। अच्छा, पहले साइंस बैकग्राउंड है, ठीक है। हमारा एक टॉपिक चल रहा है पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री में है ना पीरियोडिक टेबल, हाँ आवर्त सरणी। आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है। तो उसमें हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स पढ़े हैं। हलीना की रब से फरियाद, ठीक है। बाकी सारे एलिमेंट्स हो चुके हैं। हाइड्रोजन भी आधा हो गया है, ठीक है। तो मैं पढ़ा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। वैसे तो आ जाएगा अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो, ठीक। अच्छा जी, अब एक और होता है। एक चीज मुझे बताओ, जो वाटर है, वाटर इज न्यूट्रल, एसिडिक, जिन्होंने कर रखा है वो नहीं बताएंगे, बेसिक, और बोथ
एसिड एंड बेस। क्या हो गया? अच्छा, बोथ एसिड और बेस। ठीक, बताइए न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, या बोथ एसिड और बेस है? क्या हुआ? सब ठीक है? कौन आया है? घर से आया है कोई? कौन? पापा? भाई? भाई क्यों? चेक करने आया होगा, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे? हाँ ठीक है जी। तो वाटर क्या है? न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, बोथ एसिड और बेस है। हाँ जी बताइए। भाई जिन्होंने पढ़ रखा है वो वही बोल रहे हैं, मैंने कहा था चुप रहेंगे, लेकिन समझ नहीं आ रहा है उनको। चलो कोई बात नहीं, बोथ एसिड और बेस है। ठीक है जी। ये ब्रोंस्टेड भाई साहब ने कहा था। किसने कहा था? ब्रोंस्टेड भाई साहब ने कहा था कि जो वाटर होता है वो एसिडिक है और बेसिक इन नेचर है। ठीक है, तो जो दोनों एसिड और बेस होता है उसके लिए एक शब्द होता है एम्फोटेरिक। क्या शब्द होता है? एम्फोटेरिक। ठीक है जी, क्या शब्द होता है? एम्फोटेरिक। तो वाटर जो है वो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कैसे? देखिए, और ये एसिड है, इसमें अगर मैं वाटर को मिला दूं तो ये क्या बना देगा? H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो यहां पर वाटर ने बेस की तरह काम किया। किसकी तरह काम किया? बेस की तरह काम किया, राइट। अब अगर मैं बात करता हूं अमोनिया की, मैं वाटर को एसिडिक इन नेचर लेता हूं और इसके साथ एक बेस मिला देता हूं NH3, तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा NH4 प्लस प्लस OH माइनस। तो यहां भी इसने एसिड की तरह काम किया क्योंकि अमोनिया बेस होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ये बात समझ में आई सभी को? समझ में आया ये? तो वाटर बोथ एसिडिक और बेस है। अब अगर मैं दो वाटर को आपस में रिएक्ट कराता हूं तो एक वाटर एसिड की तरह काम करेगा, दूसरा वाटर बेस की तरह काम करेगा, H3O प्लस प्लस OH माइनस बना देगा। कोई दिक्कत? हाँ या ना? नोट कीजिए इसको। पहले वाले नहीं किया था अभी? अरे भाई यहां से नोट कीजिए। क्या हो गया विनीता? तो रो रही है? कोई कोई बात हुई है क्या? है तुम्हारी लड़ाई उड़ाई हुई है? कुछ तो दिक्कत है, तुम बता नहीं रहे। कोई बात नहीं, मत बताओ, तुम्हारी मर्जी। कोई बात हुई है ना? लड़ाई हुई है तुम दोनों की? फिर कुछ तो हुआ है। O5 है यार, ना सुंदर तो लिखा था। डन। लेकिन एक बात और भी तो है, वाटर भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी तो है ना? सबको घोल देता है, हाँ या ना? क्यों? वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, राइट। सब चीज को घोल देता है ये। क्यों? क्योंकि इसका एंगुलर स्ट्रक्चर है बेटा। क्या है? एंगुलर स्ट्रक्चर है। इसके बीच में जो एंगल होता है ना वो 104.5 डिग्री का होता है बेटा। एंगुलर स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से इसको ये घोल देता है। ये आपकी हाइड्रोजन चैप्टर में कक्षा 11वीं में दिया हुआ है, वहीं से एनसीईआरटी का ये पार्ट है। ये जो भी मैंने अभी तक लिखवाया ये सारा एनसीईआरटी का पार्ट है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखवाया अभी।
वो बता दी थी मैंने, भाप अंगार गैस, सीवेज गैस, एयर गैस, ये सब नहीं बताया था? ठीक है। बनाना बॉन्ड नहीं बताया। घर जाकर पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे? पढ़ लेना भाई। अब चल रही है सेल्फ स्टडी, है बस वो एक ही दिन की थी? चल रही है, सही है। डन। तो यार इतनी तो लंबा कुछ मैंने लिखवाया भी नहीं है, ऐसा क्या उतार रहा है? सॉल्ट बना रहा है ना वो, एसिड प्लस बेस सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होता है? H3O+। उसने गेन किया ना इलेक्ट्रॉन, मतलब लूज किया ना इलेक्ट्रॉन। भाई इसका एक H इससे कंबाइन हो गया, हाँ या ना? इसके पास क्या बता? OH, OH यहां निकल गया, H3O+ प्लस OH-। हाइड्रोजन को जो गेन करता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो हाइड्रोजन लूज करता है नेगेटिव चार्ज। सीधी सी बात है, ये याद रखना है। देख ले, यहां पर NH3 ने हाइड्रोजन को गेन किया, पॉजिटिव चार्ज, जिसने लूज किया उस पर नेगेटिव चार्ज। यहां अगेन इसने हाइड्रोजन को गेन किया, पॉजिटिव चार्ज, जिसने लूज किया नेगेटिव चार्ज। आई बात समझ में? बात करते हैं सीवेज गैस की, जिसको सिन गैस भी कहा जाता है। इसको हिंदी में भाप अंगार गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? भाप अंगार गैस। ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। जैसे कई बार जो गटर होता है, अगर वो काफी लंबे समय तक के लिए बंद होता है और उसको एकदम से खोल दिया जाता है, तो उसमें से भाप अंगार गैस निकलती है और जो व्यक्ति उसके पास होता है उसके फेफड़ों को चोक कर देती है और वो व्यक्ति मर जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर जो है वो वैसे भी साइलेंट किलर के नाम से फेमस है। साइलेंट किलर है ये, चुपचाप मार देती है। अगर इस रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज कर दूं तो क्या होगा? आप लोग नॉर्मली पढ़ते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद क्या होगा? आप पढ़ते पढ़ते आप सबकी नाक में से, आंखों में से खून आ जाएगा और आप तुरंत यहीं पर मर जाएंगे। आई बात समझ में? हाँ, आंखों में से भी आ जाता है खून, ठीक है, कानों में से भी आ जाएगा और जगहों से भी आएगा। ठीक है? हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा जाकर फेफड़ों पर प्रेशर क्रिएट कर देगी, फेफड़े पंचर हो जाएंगे। हाँ जी, पंचर बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारे फेफड़े गुब्बारे की तरह ही होते हैं। ठीक है? आई बात समझ में? बायो में आपने पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन में, है ना? पढ़ रहे हैं ना बायो? तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है, उसमें आपको फेफड़ों का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। ठीक? तो ये सिन गैस है। उसके बाद एक और गैस होती है जिसको कहते हैं एयर गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का कॉम्बिनेशन है ये। हाँ ना, वही तो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर चलाओ भी तो वेंटिलेशन जरूर होनी चाहिए। एसी के साथ भी यही है। एसी, अगर मैं गाड़ी के एसी चलाकर सारी खिड़कियां बंद कर कर और जो सर्कुलेशन वाला एक ऐसे कर कर साइन बना होता है गाड़ी के अंदर, वो भी ऑफ कर दूं और सो जाऊं, तो 1 घंटे के अंदर अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगी
और जब मेरी आंख खुलेगी ना तो यमराज कोड़े मार रहा होगा। आई बात समझ में? व्यक्ति सीधा सीधा मोक्ष द्वार। कई लोग ऐसे मरे थे ना, तब पता चला था कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है। और आपके गीजर में से भी होती है। हमारे वहां एक लड़की है, वो नहाने गई, नहाते नहाते बेहोश हो गई क्योंकि गीजर में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकल आई। वो तो शुक्र है कि उसके घर पे उसकी मम्मी थी, जब वो बाहर नहीं आई तो जाकर देखा तो बेहोश। इलेक्ट्रिक हीटर से भी निकलती है? अच्छा, गीजर से निकल रही है तो हीटर से ही निकलेगी। गीजर और हीटर में सेम ही तो कॉन्सेप्ट है। तो भाई पूरा कमरा बंद करके नहीं सोते होगे ना? पूरा कमरा बंद करके सोते हो? कोई खिड़की में वेंटिलेशन भी नहीं है? अच्छा, मैंने पहले ही बोला कि वेंटिलेशन होना जरूरी है। उससे बहुत कुछ होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस उससे होता है। वो न्यूट्रलाइज करता है, वो न्यूट्रलाइज करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनने देता। ठीक है, उसको बंद कर दो किसी दिन, नेचुरल डेथ आएगा। नहीं, मैं बता रहा हूं हैं? अगर एक ही कमरे में आप गीजर चलाकर 5 से 7 लोग सो रहे हो और कोई वेंटिलेशन नहीं है और 10 से 12 घंटे के लिए सो रहे हो, मजे ही मजे। बस हीटर बंद नहीं करना, 12 घंटे चलने देना है। हाँ भाई, वो हीटर से नहीं निकल रही, वो गर्म गैस निकल रही है ना, और जो तू कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है उसकी वजह से ऑक्सीजन कम हो रही है और वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। आई बात समझ में? वो रिएक्शन कॉज कर रही है। हीटर से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकल रही, बन रही है उसकी वजह से, क्योंकि वो गर्म हवा फेंक रहा है। मजा आ रहा है? नहीं? क्यों? चलो आएगा, अभी आएगा। हाँ, उसके बाद बात करते हैं बनाना बॉन्ड। भाई हाइड्रोजन एक बनाना बॉन्ड भी बनाता है ना? किसके साथ बनाता है? एक ही कंपाउंड है, डाइबोरेन। स्टीरियो केमिस्ट्री आपका कटवा दिया गया था चैप्टर 11वीं क्लास में, इसलिए आपको शायद ये डाइबोरेन का नहीं पता होगा। डाइबोरेन का मतलब क्या है? जिसके अंदर 2 बोरोन है, फॉर्मूला बन जाता है B2H6। तो यहां पर क्या होता है? 2 बोरोन होते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं, लेकिन यहां देखो हाइड्रोजन 4 ही बैठ रहे हैं। यहां से बनाना बॉन्ड फॉर्म होता है और इस तरीके से 2 हाइड्रोजन इस तरीके से इसके साथ जुड़े होते हैं। दिस इज नोन एज डाइबोरेन, B2H6। क्या? हाँ, बनाना बॉन्ड है ये। कौन बनाता है? डाइबोरेन बनाता है। क्या भाई? बहुत सारे काम आता है, केमिकल रिएक्शंस में काम आता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं H2O2 की। सुना होगा H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सुना है भाई? ये 2 अवस्थाओं में पाया जाता है, गैस में और सॉलिड में। ठोस अवस्था में मिलेगा। ठीक, लिक्विड कौन कह रहा था? शाबाश, तूने पहले पढ़ा हुआ है ना? है ना? नहीं? अच्छा अच्छा, क्लास लेना ही बंद कर दी तूने? अच्छा, मैंने क्लास में आना बंद कर दिया था, वो तो फिर कर दूंगा। ये होता है H2O2। अगर इनके बीच में एंगल जो है 111.5 डिग्री है
तो ये गैस अवस्था में मिलेगा। किसमें मिलेगा? गैस अवस्था में। नींद आ रही है? ठीक। और अगर इनके बीच का जो एंगल $90.2 है तो ये सॉलिड अवस्था में मिलेगा। इसका काम क्या है? यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, कीटाणुओं को नष्ट करने के काम आता है। ये जो गुलाबी शर्ट वाला लड़का है, पिटके मानेगा। उसके बाद बात करते हैं, नहीं लिखा अभी तक? बातें करता रहेगा तो कैसे लिखेगा? ड्राइंग रह गई। सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। तू ही निकालेगा एनडीए। एग्जामिनर भी कहेगा बेटा ड्राइंग रह गई। एज डिसइंफेक्टेंट। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? रिफ्लेक्शन आ रहा है तो मैंने इतना बुरा तो लिखा नहीं हो। बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर। जल के प्रकार। भाई दो प्रकार के जल होते हैं, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर वो है जो आप पी पा रहे हो, ये रहा, है ना। हार्ड वाटर जिसमें इंप्यूरिटीज होती हैं। अब इंप्यूरिटीज दो प्रकार की, विच कंटेन इंप्यूरिटी, अशुद्धता होती है इसमें, अशुद्धता होती है। इसको कोमल जल, इसको कठोर जल। हार्ड वाटर में जो इंप्योरिटी है वो दो प्रकार की, टेम्परेरी यानी कि अस्थाई और स्थाई यानी कि परमानेंट। टेम्परेरी की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर इंप्योरिटी जो होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की। टेम्परेरी इंप्योरिटी किसकी होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की। इसको आसानी से सही किया जा सकता है। इसको हम ट्रीट करा देते हैं बाइकार्बोनेट से। किससे ट्रीट करा देते हैं? बाइकार्बोनेट से, HCO3-। ठीक है, क्योंकि CaB2+ होता है और Mgb2+ होता है ना। तो इसको हम बाइकार्बोनेट से इसका रिएक्शन करा देते हैं, अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं, ये कोमल जल में परिवर्तित हो जाता है। बोलो राधे राधे। समझ में आई ये बात? पक्का? लक्ष्य समझ में आए? थोड़ा थोड़ा क्यों? कितना कितना? अशुद्धता, इसमें अशुद्धता दो प्रकार की है। अस्थायी अशुद्धता जिसको हम, जो किस चीज की होती है? जब पानी के अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाए। इसको किससे रिएक्ट कराते हैं?
बाइकार्बोनेट से, इसके अंदर बाइकार्बोनेट डाल देंगे, अशुद्धता खत्म हो जाएगी, ये कोमल जल में परिवर्तित हो जाएगा। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। इससे पहले का समझ में आया? बस फिर सारा ही आ रहा है, बाकी क्लासेस लेगा तो आएगा। क्या है बे? है श्लोक सुन के मानोगे? ये बताओ। पहली तरह को देखकर मुझे वो बाहुबली में वो था ना, निम्बट्ट, वो याद आ जाता है मुझे। ठीक है, हाँ, करा ली बेइज्जती? आ गया मजा? स्वाद आ गया? हाँ, अब शांति से बैठ जा। और तू, अब की बार घुसंडी घुसंड बजाऊंगा कमर पे। परमानेंट इंप्योरिटी, स्थायी अशुद्धता, ये किस चीज की होती है भाई? जब जल के अंदर या तो कैल्शियम के सल्फेट आ जाएं, या फिर कैल्शियम के कार्बोनेट आ जाएं, या फिर मैग्नीशियम के सल्फेट आ जाएं और मैग्नीशियम के ही कार्बोनेट आ जाएं। ये चार चीजें अगर जल में है तो इसका मतलब उसमें क्या है? स्थायी अशुद्धता है, परमानेंट इंप्योरिटी है। कोई दिक्कत? ये बॉटल इधर रख लो, गिरेगी यहां से। अब कौन से हम मेथड अपनाएंगे ताकि हम परमानेंट इंप्योरिटीज को हटा सकें और इस जल को भी कोमल जल में परिवर्तित कर सकें? ठीक, तो लिखो मेथड्स कठोर जल को कोमल जल में परिवर्तित करने के तरीके। सबसे पहला इसमें सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा देंगे जी। ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट से क्रिया कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करा देंगे, तो क्या होगा? अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। लिख लो, अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी, साफ पानी ऊपर आ जाएगा। आज बच्चे कम आए ना, इसके बाद मैथ्स की क्लास होगी, फिर पॉलिटी की, आज फिर 12:30 बजे इंग्लिश, मैथ्स है, आज इंग्लिश का ऑफ है।
ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आए यहां तक? ठीक है जी। दूसरा मेथड है चचा, दूसरा मेथड है केल्विन मेथड। केल्विन मेथड क्वेश्चंस हो गए? हाँ, बस क्वेश्चंस लेने की जल्दी थी। हाँ। मेरे पास तो फिजिक्स के 600 क्वेश्चन है, क्यों दे दूं? और बायो के कम से कम 1200 से 1300। केमिस्ट्री के भी पड़े 600-700 क्वेश्चंस। जो मांगते उसको दे देता हूं, उसके लिए नोट्स याद कर रहे हैं। हाँ, बिना उसके होंगे भी नहीं। हाँ, जैसे पुराने बच्चे हैं जिनका सिलेबस हो चुका है 2-2 बार, उन्होंने आज तक मांगे नहीं क्वेश्चन। नहीं करते, देख लेना, तुम्हारा पेपर पहले निकल जाएगा इनसे, शर्त लगा लो। एक को छोड़कर, एक बच्ची तो पढ़ती है, बाकी दो तो बस। अब आप पता नहीं, वो भी उनके साथ ही रहने लगी है तो पता नहीं पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है। बाकी इसमें क्या करते हैं, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट से रिएक्शन कराते हैं। देखो तुम्हें एक मैं एक एग्जांपल दूं अभी। ये मैं वो बच्चियां 2 बार पढ़ चुकी हैं ये। हाँ भाई विनीता, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट का फॉर्मूला बता दे। तो देखो, तू बता दे भाई। देखो देखो, साक्षी को भी नहीं आता है ना। हाँ भाई, तू भी पढ़ चुका है ना ये? कौन पढ़ चुका है तुम में से? अच्छा, वो आए नहीं जो पढ़ चुके हैं। चलो, सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट Na6P6O18, ठीक है जी। इससे रिएक्शन करा देंगे। क्या करा देंगे? रिएक्शन करा देंगे। तो क्या होगा? वही सेम, अशुद्धियां नीचे बैठ जाएंगी, साफ जल ऊपर आ जाएगा। जो बच्चे 12th में 12th का पढ़ते रहे ना, वरना सीन बैठ जाएगा। पता चला 12th में कंपार्टमेंट आ गई और एनडीए के सपने देख रहे हैं। एनडीए क्लियर हो गया, 12th में कंपार्टमेंट। ऐसा होता है, हुआ है। तो 12th वाले बच्चे बोर्ड्स पर फोकस करना। सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट से रिएक्शन कराएंगे जी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे जियोलाइट मेथड। तीसरा है जियोलाइट मेथड। जियोलाइट मेथड, इसमें किससे रिएक्शन करा रहे हैं? सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से। सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट से रिएक्शन करा रहे हैं। NaAlSiO4, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। क्या होगा इसमें? क्या होगा? अशुद्धियां नीचे बढ़ जाएंगी? नहीं, ये खुद एक छिद्रित है, पोरस होता है, ये छिद्रित होता है, ये अशुद्धियों को सोख लेता है। जैसे आपके पास वो होता है ना प्यूमिस्टोन, प्यूमिस्टोन
आपके वॉशरूम में होता है, जिसे एड़ियां रगड़ते हो, आता नहीं है वो, ग्रे से कलर का प्यूमिक स्टोन, उससे एड़ी कोनी ये सब रगड़ा जाता है ताकि वो सॉफ्ट सा होता है। हाँ मतलब इतना भी स्पंजी नहीं होता, ठीक होता है, लेकिन छिद्र होते हैं उसमें, वो गंद को सोख लेता है और फिर पानी से उसको धो दो तो उसमें से सारी गंदगी निकल जाती है। ठीक है, कई एड़ी कोनी ये सब धोने के काम आता है, तू मुंह भी धो लियो। ठीक है, चलो, तो ये क्या होता है, ये पोरस होता है, छिद्रित होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अशुद्धियों को सोख लेगा, अशुद्धियों को सोख लेगा और पानी साफ हो जाएगा। ठीक, और चौथा मेथड है आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें हम रेजिन का प्रयोग करते हैं, रेजिन का प्रयोग कर रहे हैं, रेजिन का प्रयोग करते हैं, रेजिन का प्रयोग करते हैं। ठीक, रेजिन का प्रयोग करते हैं इसमें, एक्सचेंज, EXCHANGE, हाँ हाँ, इट्स जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक। डन। यहां पर आपका इंप्योरिटीज वाला पार्ट होता है समाप्त। हेडिंग डालेंगे, रेजिन हम प्लांट से प्राप्त करते हैं, एक तरीके का गम टाइप का होता है, एक तरीके का पॉलीमर है, बहुलक है। ठीक है, चिपकता है ऐसे एकदम गम जैसा। ठीक है, वो होता है, वो उसका प्रयोग करते हैं, उसको पानी में डालते हैं, अशुद्धियों को अपने में चिपका लेता है, क्योंकि विस्कस सा होता है ना, चिपकने वाला होता है, अशुद्धियों को अपने में चिपका लेता है, वो निकाल कर बाहर कर देते हैं, जल साफ हो जाता है, बात खत्म, मजे ही मजे। हेडिंग डालो सेल, हाँ सेल, नहीं बायो नहीं, ये वो वाले सेल है, ड्राई सेल, लेड बैटरी सेल, वो सब। सेल की स्पेलिंग तो यही रहेगी, मैं क्या करूं। तो इसमें सबसे पहला है ड्राई सेल, हिंदी में बोलते हैं इसको शुष्क सेल। ठीक है जी, यहां सेल को कोशिका नहीं बोलेंगे हिंदी वालों, यहां सेल को सेल ही कहा जाएगा। ठीक है, कोशिका कोई नहीं लिख देगा इसको। ठीक, देखते हैं इसको। इस तरीके का ये सेल होता है, ये जो कंटेनर होता है ना, ये जिंक का होता है, Zn, और जिंक पर आता है नेगेटिव चार्ज, और ये होती है कार्बन की रॉड, इस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, कोई दिक्कत। इसके अंदर हम भर देते हैं MnO2, मैंगनीज ऑक्साइड, यहां अपन भर देते हैं NH4Cl। ठीक है जी, क्वेश्चन आता है ड्राई सेल में से कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। तो भाई ऐसे याद रखें, यहां NH4Cl है ना, तो अमोनिया ही निकलेगी, NH3 अमोनिया निकलती है, अमोनिया इज लिबरेटेड। ठीक, कोई दिक्कत।
फिर आता है कि ये कितने वोल्ट का होता है, तो याद रखेंगे शुष्क सेल 1.5 वोल्ट का होता है। कोई दिक्कत? कितने वोल्ट का है ये? 1.5 वोल्ट का है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं लेड बैटरी सेल। लेड बैटरी सेल किसमें? जिंक पे माइनस। जिंक तो माइनस है Zn+2 होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन यहां NH4Cl सॉल्ट ब्रिज की तरह काम कर रहा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक्सचेंज हो रहे हैं। लेड बैटरी सेल ये एक पीबी की चादर होती है और ये PbO2 होता है, जिसको हम लिथार्ज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जान रहे हैं? लिथार्ज के नाम से जान रहे हैं। ठीक, PbO2 पॉजिटिव चार्ज, Pb नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी, इसके अंदर जो सॉल्यूशन भर दिया जाता है वो H2SO4 होता है और कंसंट्रेशन लेवल होता है 38%। इसकी जो वोल्टेज रहती है वो 1.1 वोल्ट रहती है। बेटा पानी दियो, थैंक यू। हाँ जी, लिथार्ज, ये जो व्हाइट कलर की एक चादर होती, लेयर होती है इसमें, लिथार्ज। भाई पॉजिटिव चार्ज किस पर आता है? कैथोड पे, एनोड पे? बताया था पिछली क्लास में, जो सॉरी फर्स्ट क्लास में जब मैटर पढ़ाया था, कैथोड पे। तो जो किसकी तरह काम करेगा? ये कैथोड की तरह काम करेगा। पीबी किसकी तरह काम करेगा? एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि H2SO4 अंदर होता है। 3D डायग्राम में इमेजिन कर इसको। लिथार्ज है, कैथोड की तरह काम कर रहा है, एक कंपाउंड है। फिर क्या कहना चाह रहा है? पीबी का
कंटेनर पीबी का ही होता है, इसमें लेड का ही होता है, या फिर किसी भी नॉन रिएक्टिव एलिमेंट का ले सकते हो कंटेनर। बात करते हैं डेनियल सेल। देखो भाई, कॉपर जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? कॉपर नेगेटिव होता है, Zn पॉजिटिव होता है, सबको ये बात पता है। लेकिन यहां पर NaCl फिर से सॉल्ट ब्रिज का काम करेगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कराएगा। ठीक है जी, तो क्या होगा, Zn पर फाइनल चार्ज जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, Cu पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके अंदर ZnSO4 डालेंगे, इसके अंदर CuSO4 डालेंगे। ठीक, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज सॉल्ट ब्रिज की वजह से हो रहा है, और यही इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। जब भी आयंस का एक्सचेंज होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। आप बैटरी में यही देखते हैं, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। जो आपके पेंसिल सेल होते हैं वो कौन से सेल हैं? ड्राई सेल है या लेड बैटरी सेल है? ड्राई सेल है वो, उसमें H2SO4 का है। ठीक है, ड्राई सेल है वो, 1.5 वोल्ट के हैं। जो AA बैटरी आती है, AAA+ बैटरी आती है, वो सारे के सारे क्या है, ड्राई सेल है। ठीक, हाँ, लेड बैटरी सेल का इस्तेमाल आपने जरूर किया होगा केमिस्ट्री में और फिजिक्स में भी किया होगा, पोटेंशियल डिफरेंस देने के लिए। अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किए हो पोटेंशियोमीटर के, या वो जो एक होता था ना, एक वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए एक बॉक्स देते थे, उसमें से आप 2 वोल्ट निकालते थे, 5 वोल्ट निकालते थे, रेजिस्टेंस बॉक्स है ना, वो वाले गैल्वेनोमीटर वाले, ठीक है ना, मीटर ब्रिज वाले, वो एक्सपेरिमेंट्स अगर आपने किए हो तो वहां पर आप लेड बैटरी सेल का भी इस्तेमाल देखेंगे। ठीक है, लैब्स के अंदर लेड बैटरी सेल्स होते हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कराते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? और ये सॉल्ट ब्रिज तो आपने बनाया भी होगा, सॉल्ट ब्रिज तो केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट है डेनियल सेल का। ये कैसे बनाते हो आप खुद एक कॉपर सॉल्यूशन लेते हो, कॉपर सल्फेट लेते हो, एक तरफ ZnSO4 लेते हो, दोनों तरफ कॉपर की रॉड्स डालते हो, और फिर एक सॉल्ट ब्रिज, एक तार बनाते हो क्या कहते हैं, NH4Cl की, और उससे आप कनेक्ट कर दोनों में आप देखोगे स्पार्किंग होगी। वो डेनियल सेल का क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट है, आपकी 11th क्लास की एक्सपेरिमेंट है सारे। अभी मैं 12th पे तो गया ही नहीं, क्योंकि 12th में तो आपकी टाइट्रेशन आ जाती है, वो तो की होगी सबने, टाइट्रेशन की है, बस गुलाबी पानी बनाना होता है उसमें। ठीक है, रूह अफ़ज़ा। ठीक, कोई दिक्कत? यहां पर आपका ग्रुप 1 होता है समाप्त। ठीक, हेडिंग डालिए न्यूक्लियर फिजिक्स, वो भी हाइड्रोजन से रिलेटेड है, इसलिए एक साथ ही कराई दे रहा हूं, उसके बाद ग्रुप 2 पढ़ लेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन लिख लो आप, फिजिक्स मत लिखो, क्योंकि ये दोनों में आता है। न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय क्रिया, नाभिकीय क्रिया, बायो में क्या क्या हो गया पता नहीं, चांटा मार दूंगा। निहारिका मैम ले तो रही है क्लास?
अच्छा 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 अच्छा, सुशांत सर की क्लास हुई है, अच्छा सही है, बढ़िया है। बढ़िया नहीं है, सुशांत सर पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे होंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन दो प्रकार के, फिजन और फ्यूजन, विखंडन और संलयन। क्या होता है जी नाभिकीय विखंडन, फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन? देखो, तुम्हारे पास एक कांच का गिलास है, तुम्हारा मूड खराब हुआ, तुमने सीधा उसे फेंक के मारा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जैसे ही तुमने फेंक के मारा, उसके अंदर एनर्जी आई, वो छोटे टुकड़े किसी की नाक में जा सकते हैं, किसी की कान में जा सकते हैं, किसी की कहीं भी जा सकते हैं। तो वो क्या है, वो फिजन है। एक बड़ा गिलास था, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, राइट, कोई दिक्कत? तो जब एक बड़ा न्यूक्लियस, ठीक है, छोटे छोटे केंद्रकों में टूट जाता है और बहुत सारी ऊर्जा का संचार करता है, वह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन क्रिया कहलाती है। बात समझ में आई है, हाँ या ना सबको? बेटा तेरा क्या नाम है? रवि, क्या बात। जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंच, नहीं, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई दिक्कत? तो लिखेंगे व्हेन अ बिगर न्यूक्लियस, व्हेन अ बिगर न्यूक्लियस divided into smaller nuclei with the release of enormous amount of energy, with the release of enormous amount of energy is called nuclear fission reaction, is called न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। हिंदी में लिखिए, जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है, जब एक बड़ा नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है और बहुत सारी ऊर्जा का संचार करता है, विद द रिलीज ऑफ, हाँ, छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है और बहुत सारी ऊर्जा का संचार करता है, वह प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन क्रिया कहलाती है। वह क्रिया नाभिकीय विखंडन क्रिया कहलाती है। ठीक है छे? ये जो फिजन होता है ये दो प्रकार का है, विखंडन दो प्रकार का। कौन कौन सा? कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड में हम पढ़ते हैं एटॉमिक
पावर प्लांट के बारे में। कंट्रोल्ड मतलब नियंत्रित। इसमें क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु ऊर्जा केंद्र के बारे में। अनकंट्रोल्ड अनियंत्रित, इसमें क्या पढ़ते हैं? एटम बम, परमाणु बम। ठीक। ठीक अच्छे पढ़े। पढ़ते पहले अनकंट्रोल्ड एटम बम। तो भाई एटम बम की खोज किसने की थी? पिछली क्लास में बताया, इन यूएस मैनहट्टन प्रोजेक्ट। ठीक। सबसे पहला एटम बम कहां पर गिरा? कहां गिरा? हिरोशिमा नागासाकी? खाली हिरोशिमा। कब गिरा? 6 अगस्त 1945। इस एटम बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूल कौन सा था? नाभिकीय ईंधन कौन सा था? इसमें था यूरेनियम 235। इस एटम बॉम्ब का नाम क्या था? लिटिल बॉय। मेरा बच्चा। महाभारत देखिए, महाभारत नई वाली, तो शकुनी। मेरा बच्चा अच्छी एक्टिंग करी है उसने, बढ़िया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट। यार ये मत करो यार, मैं कहां बैठू, कहां खड़ा हूं यार। गलत बात है यार, वो वाली क्लास में यार बैठ जाते थे, इसमें नहीं बैठ पाते यार, फिर खड़ा होना पड़ेगा। और ये तेरे को लव बाइट किसने दी? तेरे से ही कह रहा हूं, इससे आगे वाले से, यहां पर। अच्छा, भगवान ने देकर भेजा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मैंने कहा अभी से लव बाइट मिल रही है। कोई नहीं, तुम्हारा नंबर भी आएगा, घबराना नहीं है। सबका सपना आर्मी में जाने का है, किसी का नेवी वेवी में भी जाने का है। आर्मी में एयरफोर्स, आर्मी या नेवी? एयरफोर्स। एयरफोर्स वाले कितने, हाथ खड़ा करना। आर्मी वाले? मेरी जान, क्या बात है। नेवी? बहुत बढ़िया। नेवी में जाना तो टारगेट रखना मार्कोस का।
मार्कोस कमांडोज बहुत सही होते हैं। हर किसी के बस का तो पेपर क्लियर करना भी नहीं है, वो भी मत कर। नाम है इसका लिटिल बॉय। वर्ल्ड के सबसे डेंजरस कमांडोज कौन से हैं? नहीं, यूएस के सीन है ना, सील कमांडो बहुत सही है। हाँ, उनके पास इक्विपमेंट बहुत सही है। सीन 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 कमांडो, नॉट सील, ठीक है, बहुत सही है, वो बहुत फास्ट है। उनकी एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारे पास कॉम्बैट्स की ट्रेनिंग नहीं है, कॉम्बैट्स की ट्रेनिंग तो है, लेकिन उतने हाईटेक बस हथियार नहीं है। जैसे वो जो नाइफ रखते हैं ना, उसमें से 18 प्रकार के नाइफ निकलते हैं, नाइफ्स होते हैं ना जो वो रखते हैं, और जो हमारे वाले मार्कोस रखते हैं वो 8 या 7 प्रकार के नाइफ निकलते हैं उसमें से। तो हम टेक्नोलॉजी में मार खाते हैं, वैसे नहीं कि हमारे में ट्रेनिंग की कोई कमी है ना। मार्कोस की ट्रेनिंग देखिए कितनी हार्ड है, हुक्का ट्रेनिंग होती है उनकी। एक सिलेंडर लेकर 10 जनों को भेज दिया जाता है पानी के नीचे, कहते हैं बैठो जाकर नीचे, एक पीता है, उससे सांस लेता है, फिर वो बाकी 9 को देगा, और जब तक 9 को पूरा नहीं हो जाएगा तब दोबारा फिर 9 के बाद उसका नंबर आएगा, तब तक सांस रोकनी है। सोचो फेफड़ों में कितनी जान चाहिएगी। टाइडल वॉल्यूम कहां फट के जाता होगा। नॉर्मल व्यक्ति का 1200 ml होता है, और अगर ये हुक्का ट्रेनिंग जो करता है, कम से कम नहीं तो उसका टाइडल वॉल्यूम 3000 ml होना ही होना चाहिए, तभी वो सरवाइव कर पाएगा। हाँ, मार्कोस में तो लड़कियां है ही नहीं, मार्कोस में कहां लड़कियां हैं? नहीं, अभी तक शायद मार्कोस में गर्ल्स नहीं है, अभी नहीं है ना, अभी तक नहीं है। पैरा एसएफ में भी मतलब ज्यादा गर्ल्स नहीं है, 1 या 2 ही होंगी पैरा एसएफ में भी, तो वो चीज है। एयरफोर्स के भी कमांडो होते हैं जिनको गरुड़ कहा जाता है, हर एक के कमांडोज है, लेकिन सबसे मार्कोस क्यों सही है? क्योंकि वो पानी पे तो मार ही सकता है, साथ ही साथ जमीन पे भी मार सकता है। आर्मी के जो होते हैं वो पैरा एसएफ होते हैं, वो जमीन जमीन के लिए ट्रेंड होते हैं। गरुड़ हवा में ट्रेंड होते हैं, और ये जो मार्कोस होते हैं ये पानी और स्थल दोनों पर काम करते हैं। 71 में यही तो घुस गए थे। गजब ट्रेनिंग होती है इनकी, सोच के देखो ना, आप पानी के अंदर हो, आपने एक बार सांस ले ली, उसके बाद जब तक 9 जने उस सिलेंडर को यूज कर लेंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। कितनी पावर चाहिए भाई साहब। पानी का मगरमच्छ कहते हैं इनको। सेकेंड एटम बॉम्ब कहां गिरा? साकीनाका, नागासाकी। कब गिरा? 9 अगस्त 1945। इसमें न्यूक्लियर फ्यूल क्या था? प्लूटोनियम, जो कि हाईली एक्सप्लोसिव था। इसका नाम क्या था? आपको केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है? फैटमैन, तो वही नाम है इनका, फैटमैन। ठीक है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक, अब इन दोनों एटम बॉम्ब में कितने लोग मारे गए? 1.54 लाख पीपल वर किल्ड। ये बस है बे, 1,54,000। 2 बॉम्ब गिरे और 1,54,000 लोग मारे गए, कम है ये? और जो अब वाले एटम बॉम्ब है ना, ये कुछ भी नहीं थे जो अब है। अब एक एटम बॉम्ब दिल्ली को समेट देगा, इतना तगड़े एक्सप्लोजन्स वाले हैं। ये तो नए नए थे, अब तो और एडवांसमेंट आ गई। हमारे पास थोरियम बेस्ड भी है, यूरेनियम बेस्ड भी है,
एक जगह हमारे यहां यूरेनियम निकलता है, कहां निकलता है? झारखंड में। हाँ, वहां यूरेनियम निकलता है। थोरियम हमारे यहां पाया ही जाता है, मोनाजाइट पत्थर है हमारे पास, मोनाजाइट पत्थर से थोरियम निकालते हैं, है ना। चलो बात करते हैं भारत की। मेरा भारत महान, 100 में से 80 बेईमान। ठीक है, अब तो मतलब 95 करना पड़ेगा इसको। ठीक है जी, भारत महान देश है। भारत की अगर बात की जाए तो पहला एटम बॉम्ब हुआ पोखरण फर्स्ट के नाम से इसको कहा गया। इस समय पर यह कब किया गया? यह किया गया 1974 में, इमरजेंसी से 1 साल पहले। इस समय सरकार किसकी थी? बहुत बढ़िया, किसके नेतृत्व में किया गया? आबुल, नॉट अब्दुल, आबुल पाकिर जलालुद्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में इनका जन्म हुआ और न्यूज़पेपर, अखबार ये बेचते थे। एक बहुत ही गरीब तबके की फैमिली से ये बिलोंग करते थे। इनका भी आप लोगों की तरह ही एक सपना था कि ये एनडीए में जाएं और देश को, देश के लिए सर्व करें, लेकिन वो सपना इनका पूरा नहीं हो पाया क्योंकि फ्लैट फुट के कारण इनको रिजेक्ट कर दिया गया एनडीए से। मेडिकल में ये बाहर हो गए और फिर इनका ये सपना अधूरा रह गया, लेकिन इन्होंने इस सपने को जीना कभी भी नहीं छोड़ा। इनका यह सपना था कि एक बार मैं आर्मी की ड्रेस जरूर पहनूंगा। और उस समय पर जब एटम बॉम्ब बनाया गया, उसमें ये एक्सप्लोजन्स किए गए, तो जब पोखरण 2 में, अभी पोखरण 2 की कहानी आएगी, पोखरण 2 में जब हमारी जो पोखरण 2 की रेंज है, वहां पर उस समय पर अमेरिका की कुछ सैटेलाइट्स हमारे पर बहुत ज्यादा वॉच करती रहती थी कि हम कोई एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन ना कर दें। 1974 में भी अमेरिका ने हम पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे, यहां तक कि यह तक कह दिया था कि अगर आप एटम बॉम्ब का एक्सप्लोजन करोगे, एटम बॉम्ब का परीक्षण करोगे, तो हम आप पर एटम बॉम्ब गिरा देंगे। लेकिन ये लेडी किसी से डरने वाली थी नहीं। मैंने हमेशा से कहा है कि या तो लेडीज, जो हमारी गर्ल्स हैं या वुमेन है, वो या तो हाउसवाइफ मिलती हैं, या फिर अगर कोई बिजनेस करना चाहती हैं तो वो इतना अच्छा बिजनेस करती हैं कि फिर उनकी फोटो फोर्ब्स में ही आती है, टॉप मोस्ट मिलती हैं, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छा होता है इनका, निर्णय लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। या फिर अगर ये पॉलिटिक्स में जाती हैं और पॉलिटिशियन बनती हैं तो सबकी नाक में दम कर देती हैं। दीदी देखा ही आपने, मोदी जी से भी टक्कर ले गई, वो अमित शाह पे बम फेंकवा दिया। अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है ये, सॉरी। ठीक है ना, बंगाल के इलेक्शंस में, हाँ या ना, देखा ही था आपने। तो ऐसा ही है। और इंदिरा गांधी तो महान व्यक्तित्व की स्त्री थी, इन्होंने तो टर्म प्लान ही चेंज कर दिया था, कह रही 5 साल में नहीं होंगे इलेक्शन, अब 6 में होंगे। 6 साल तक नहीं हूं। तो गजब लेडी थी। लेकिन इन्होंने परीक्षण किया और जो एटम बॉम्ब बनाए उनको नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है जी। अब पोखरण 2 की बात आती है, वहां पर भी एपीजे ने ही कहा कि भाई हमने बनाकर रख तो लिए, लेकिन वो चलते हैं नहीं चलते ये तो पता ही नहीं है, क्योंकि परीक्षण तो हम कर नहीं पाए, एक का किया बस खत्म, बाकी तो कर नहीं पाए। तो तब हमने पोखरण 2 किया। 1998 में सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की,
नेतृत्व फिर से रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और इस समय पर इनका यह सपना पूरा हुआ और इन्होंने आर्मी की ड्रेस पहनी और इनको एज अ आर्मी की तरह, जो आर्मी के जवान जिस तरीके से पोखरण रेंज में रहते हैं वहां पर रहना पड़ा, मिशंस एग्जीक्यूट करने पड़े। यूएस की सैटेलाइट से छुप छुप कर हमने वो रेंज तैयार करी और 6 एटम बॉम्ब एक्सप्लोड करे, और उस समय पर हमने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया 6 एटम बॉम्ब एक्सप्लोजन के साथ। इसीलिए इस मिशन को शक्ति मिशन के नाम से, मिशन शक्ति के नाम से भी जाना गया। और इसके अंदर जो हमने एटम बॉम्ब बनाए, हम नाम रखने में ज्यादा सोचते नहीं है, हमने कहा स्माइलिंग बुद्धा अगेन। ठीक, कोई दिक्कत? और तभी इन्होंने वहां पर ही एक स्टेटमेंट दी थी कि सपने वो होते हैं जो आप सोते हुए नहीं देखते, जो आप जागते हुए देखते हैं वो सपने होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि इनका ये सपना इतने सालों बाद जाकर पूरा हुआ, और फिर इन्होंने भारत के लिए क्या क्या किया, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज भी हम इनके नोट से ही अग्नि बना रहे हैं, है ना। अब कितनी वाली बना दी हमने, अग्नि 6, और 6 आएगी 30,000 किलोमीटर तक ये मार कर सकती है, 30,000 किलोमीटर तक, और मैक 5 की पावर से चलेगी, मैक 5, है ना। चलिए, हाइपरसोनिक मिसाइल होगी वो। हाँ भाई बिल्कुल 1998 है, क्योंकि 99 में इनकी सरकार गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि प्याज का रेट 100 रुपए किलो कर दिया इन्होंने उस टाइम पर। क्यों कर दिया? एटम बम एक्सप्लोड करे, अब रेडिएशन कहां जाएंगी, रेडिएशन सोखनी थी, तो पूरे देश का प्याज लाकर वहां पर डाल दिया गया, जितने भी कॉकरोचेस थे मरे हुए सबको लाकर डाल दिया गया, उन्हीं ने रेडिएशन सोखी। अब देश में प्याज ही नहीं बचा खाने के लिए, और उस समय पर प्याज 100 रुपए किलो हो गया, और 1999 में इनकी सरकार गिर गई। ठीक है ना। और कारगिल का भी इंपैक्ट आया, है ना, कारगिल के कारण भी इनकी सरकार पर काफी इफेक्ट आया। चलो ठीक, तो ये थी एटम बॉम्ब की बात। बात करेंगे कंट्रोल्ड फिजन। नियंत्रित विखंडन। नियंत्रित विखंडन, ठीक, 4 ही मिनट रह गए हैं, शुरू करना बेवकूफी होगी, है ना। तो आज के लिए इतना काफी है। कोई डाउट है तो पूछ लो, अगली क्लास में मुझे बता देना कि यहां से पढ़ाना है, पढ़ा दूंगा। समझ में आया आपको बेटा? रवि समझ में आया? पक्का? ठीक है। लक्ष्य, हिंदी में भी दिक्कत तो नहीं आई? सब चीज की हिंदी समझ आ रही है? हाँ, जो आपका छूटा है भाई, ये साइक्लिक सिलेबस है, तू चाहे आखिरी क्लास में आ जा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां से आपका स्टार्ट हुआ है, आपकी वो चीज पहली क्लास मानी जाएगी, आपकी क्लास मानी जाएगी। आपने न्यूक्लियर रिएक्शन से क्लास लेना चालू किया, आपका पहला टॉपिक वही है। जो बच्चे पहले से आ रहे हैं उनसे टॉपिक्स नोट कर लेना फिर भी कि कौन कौन से निकल गए हैं, ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि मेरे को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो छूटेगा, सारे टॉपिक कराए जाएंगे। ठीक, चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।